हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विंडो। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर सेकेंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्लास 11th में जो पढ़ा था इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं उसको एज अ फंक्शन पढ़ा था। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड ये जो कोसेक, इन 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को आपने एज अ फंक्शन पढ़ा था। इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे ये 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम इनवर्स निकालेंगे, देखेंगे कि इनवर्स का कैसे हम इसका फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। इनवर्स टू बी एग्जिस्ट, किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है? जब वो फंक्शन 1 to 1 एंड ऑन टू हो, ठीक है। एंड 1 to 1 फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था रिलेशन फंक्शन चैप्टर में। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फंक्शन 1 to 1 कब होता है एंड ऑन टू कब होता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, हम जानते हैं ये जितने भी 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ओवर देयर नेचुरल डोमेन, ये 1 to 1 नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। तो फिर अगर जब ये 1 to 1 एंड ऑन टू नहीं है तो फिर हम इसका इनवर्स निकालेंगे, एग्जिस्ट ही नहीं होगा फिर, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए फंक्शन को या तो 1 to 1 होना चाहिए या फिर ऑन टू होना चाहिए। लेकिन फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है ये तो 1 to 1 है ही नहीं, तो इसका मतलब तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो फिर हम निकालेंगे कैसे? देखिए यही चीज़ हमें सॉर्ट आउट करनी है कि ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन हम इसका कुछ जुगाड़ लगाएंगे और इसका हम क्या कर देंगे, इसका इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए इसका फाइंड आउट करने का क्या तरीका है। अच्छा, सबसे पहले आप एक बात इसको देख लीजिए कि आप कहेंगे कि 1 to 1 कैसे नहीं है। तो देखिए इसका मैं आपको बताता हूँ कि कैसे नहीं है। जैसे हमने ये ग्राफ लिखा, ये ग्राफ आपने देखा होगा 11th क्लास का है, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ पढ़ा था, सारे जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका ग्राफ हम पढ़ चुके हैं क्लास 11th में ही। अभी हम एक बार रिकैप करवाते हैं आपको। देखिए जैसे ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ये ग्राफ है। यहाँ पे जब हम इसका जीरो फाइंड आउट करते हैं, जैसे देखिए x का वैल्यू जब हम जीरो रखते हैं तो इसका वैल्यू जीरो, जब x पाई रखा फिर भी जीरो, माइनस पाई जीरो, 2 पाई फिर भी जीरो, माइनस 2 पाई फिर भी जीरो। मतलब मल्टीपल इनपुट कुछ भी वैल्यू दे दो हमें, ये जो है ना इसका जीरो आउटपुट मिल रहा है। मतलब मल्टीपल इनपुट के लिए सेम आउटपुट पॉइंट आउट कर रहा है यहाँ पे, इसलिए फंक्शन क्या है, मेनी टू वन है, नॉट 1 to 1 है। तो जब ये 1 to 1 है नहीं तो इसका तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, और जब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम तो चले थे पढ़ने के लिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम कहाँ पहुँच गए। तो देखिए इसका जो हम इनवर्स निकालेंगे, इसके जो ये नेचुरल डोमेन पे इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है ना, तो हम क्या करेंगे कि ये जो ग्राफ है इसमें से हम उस पार्टिकुलर टुकड़ा को निकाल लेंगे जहाँ पे इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है। मतलब ये फंक्शन मेनी टू वन बन जाए, ठीक है। और ये मेनी टू वन तो है ही, सॉरी 1 to 1 बन जाए, ठीक है। तो इसका जब हम 1 to 1 फंक्शन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए आप इसको गौर से देखिए। नेक्स्ट स्लाइड आगे, ये देखिए ये वाला जो टुकड़ा है आपको, इस वाले जो पर्टिकुलर टुकड़े इसमें जो है ना इस ग्राफ के अंदर, यहाँ पे आप किसी भी x का कुछ भी वैल्यू रखोगे तो y का अलग वैल्यू देगा। आप कुछ भी रख के देख लो, जो भी वैल्यू रखोगे y का अलग अलग डिफरेंट वैल्यू होगा। तो हम क्या करेंगे कि वही चीज़ करेंगे कि जो ये इस पर्टिकुलर इसका जो ग्राफ है इसमें से वो वाला टुकड़ा हमें फाइंड आउट करनी है, वो वाला टुकड़ा निकालना है जहाँ पे इसका क्या हो, इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है। इसको 1 to 1 बनाना है फंक्शन को, ठीक है। मतलब x के डिफरेंट वैल्यू के लिए y का डिफरेंट वैल्यू आए। तो देखिए ये वाला ग्राफ अभी हमने आपको बता ही दिया, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। लैरो वाले ग्राफ से बहुत अच्छे से आप परिचित होंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो है इस पर्टिकुलर टुकड़ा के लिए, ठीक है, ये 1 to 1 नहीं होगा, पूरे ग्राफ के लिए तो 1 to 1 ये होगा नहीं, लेकिन इस वाले टुकड़े के लिए ये 1 to 1 हो जाएगा। ये वाला फंक्शन कैसे होगा, x का डिफरेंट वैल्यू के लिए y का डिफरेंट वैल्यू निकलेगा, एंड इसलिए ये जो हमारा है ना ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हो जाएगा। तो इसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हुआ -π/2 टू π/2, ठीक है। -π/2 से π/2 के बीच में यहाँ पे
ये जो है x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए y का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देगा एंड दिस इज रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हैं ये आपको समझ में आया ना, कि रेस्ट्रिक्ट हम इसलिए कर रहे हैं इसको क्योंकि इसका ये ओवर देयर नेचुरल डोमेन पे तो ये कुछ भी ले रहा है, इतने जितने भी रियल नंबर है सारा ले रहा है, और मल्टीपल आउटपुट क्या दे रहा है, -1 to 1 के बीच में हमें आउटपुट दे रहा है। तो मतलब मल्टीपल इनपुट के लिए सेम आउटपुट फाइंड आउट कर रहा है। तो यहाँ तो ये इनवर्स तो निकलेगा ही नहीं ना, इसका फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए हमने इसके जो डोमेन है उसको हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, चलिए साइन एक्स है, इसका जो नेचुरल डोमेन है वो आपने देख लिया कि ऑल रियल नंबर है, और इसका जो रेंज होता है -1 to 1 होगा। लेकिन जब हम इसका रेस्ट्रिक्ट कर दिए इसका जो डोमेन, तो वो क्या हो गया -π/2 to π/2। ये हमने रेस्ट्रिक्ट करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमें इस फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाना है, और इन्वर्टिबल फंक्शन तब बनेगा जब फंक्शन के डिफरेंट वैल्यू के लिए जो है ना डिफरेंट आउटपुट हमें मिले। तो यहाँ पे देखिए -π/2 to π/2 ये हमारा डोमेन हुआ रेस्ट्रिक्टेड, एंड और इसका जो रेंज होगा रेस्ट्रिक्टेड रेंज वो -1 to 1 होगा। तो ये तो -1 to 1 हुआ, लेकिन ये क्योंकि इन्वर्स फंक्शन है, तो इन्वर्स फंक्शन में क्या होता है कि रेंज डोमेन बन जाता है। ठीक है, एंड डोमेन क्या हो जाता है, रेंज बन जाता है। ठीक है, तो यही हुआ यहाँ पे, इसका जो रेंज हुआ वो -1 to 1 हो जाएगा इन्वर्स फंक्शन का, और इसका जो रेंज हो जाएगा वो -π/2 to π/2 हो जाएगा। चलिए सिमिलरली अब हम देखते हैं cos x का। cos x का भी जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, रेंज क्या होगा -1 to 1 होगा, एंड इसका जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है वो हो जाएगा हमारा 0 to π। अब देखिए थोड़ा ग्राफ को देखते हैं। इस ग्राफ में भी आप जब देखोगे तो यहाँ पे फिर से ये मेनू टू वन फंक्शन की ओर पॉइंट आउट कर रहा है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर से वही जुगाड़ करना पड़ेगा कि हमें इसके जो डोमेन है उसको हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। बिना रेस्ट्रिक्ट किए तो काम नहीं चलेगा। तो उस पार्टिकुलर टुकड़ा को खोजो जहाँ से ये क्या होगा, मल्टीपल एक्स के लिए, मतलब जो डिफरेंट एक्स के लिए वाई का डिफरेंट वैल्यू दे, तो वैसा वाला टुकड़ा हमें क्या करना होगा, फाइंड आउट करनी होगी। तो इस ग्राफ को जब आप गौर से देखोगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि ये जो हमें टुकड़ा मिलेगा, ये जो टुकड़ा हमें मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, 0 to 1 के बीच में। ये यहाँ से यहाँ के बीच में ये वाला, ये देख रहे हो ना पार्टिकुलर टुकड़ा, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से 0 to 1 के बीच में ये जो होगा ये इसका डोमेन हो जाएगा, एंड रेंज क्या हो जाएगा, फिर रेंज वही होगा -1 to 1, -1 to +1 के बीच में इसका रेंज हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ और थोड़ा हम इसमें यहाँ पे क्लेरिफाई कर लेते हैं। देखिए आप कहोगे कि ये 0 to π है, तो क्या π to 2π भी तो हो सकता है इसका डोमेन, π to 2π भी तो हो सकता है इसका डोमेन। यहाँ भी तो x के डिफरेंट वैल्यू के लिए y का डिफरेंट वैल्यू आ रहा है। ठीक है, आप कहोगे, और ये सही भी है। लेकिन देखिए हम क्या करते हैं, इसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर जो होता है ना, ये प्रिंसिपल वैल्यू वो 0 to π ही होगा। ठीक है, वैल्यू ये भी होगा, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन हमें जो प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं तो 0 to π होगा। तो इसलिए ये जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, प्रिंसिपल वैल्यू उसके लिए 0 to π ही वैलिड होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि 0 to π ही होगा, ये गलत कभी मत उसमें रखना। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की वजह से ये 0 to π होगा इसका जो डोमेन हम जो सेलेक्ट करेंगे। डोमेन ये भी हो सकता है, π to 2π भी हो सकता है, डोमेन ये भी हो सकता है कि 0 to -π भी हो सकता है। लेकिन जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है ना, वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए, अच्छा इस पे प्रिंसिपल वैल्यू पे आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं, तो इसके लिए वहाँ से आपको अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड और अच्छे से हो जाएगा। चलिए अब देखिए cosec x, sin x हो गया, cosec हो गया, अब cosec x का देखते हैं। cosec x में जो होता है ना cosec में, तो इसमें x डज नॉट इक्वल टू n पाई, इसका जो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्टेड टू x डज नॉट इक्वल टू n पाई, मतलब x n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि cosec x, जो cosec x होता है वो होता है 1/sin x, और अगर sin x 0 हो गया तो फिर तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ना टर्म। तो इसीलिए x जहाँ पे, ये जो sin x जहाँ पे 0 हो जाता है उसको छोड़ के बाकी इसका सारा डोमेन जो इसका जो है ना वो रियल नंबर, ये सारे डोमेन में आएंगे इसके। अब यहाँ पे देखिए इसका रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्टेड टू -1 to 1, इसका जो रेंज होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्टेड टू -1 to 1। थोड़ा हम एक बार और ब्रैकेट के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाला है, ये इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं।
जहां पे भी क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है ना, इसका मतलब -π/2 भी इंक्लूडेड है, +π/2 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब -1 और 1 को छोड़ के, ठीक है, ये दोनों इंक्लूडेड नहीं होंगे इनमें, ठीक है, एक्सक्लूडेड होंगे। तो ये ओपन ब्रैकेट में ये ध्यान रखना है आपको, ओपन ब्रैकेट का है, इसका मतलब है कि ये जो दो वैल्यू दिए हुए होंगे ये दोनों वैल्यू को हटा के उसके अलावे। तो चलिए इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्टेड टू ये n π, ठीक है। एंड जो रेंज होगा वो ऑल रियल नंबर -1 to 1। अब देखिए इसका डोमेन में जब हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे, अब देखिए वहाँ पे भी हमें कुछ देखना पड़ेगा कि इसका जो डोमेन कैसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे। अब हमें इस ग्राफ में वैसा टुकड़ा खोजना है जहाँ पे x के डिफरेंट वैल्यू के लिए y का डिफरेंट वैल्यू आए। ये ग्राफ है ना, इसमें कोसेक x, तो कहाँ पे ऐसा आ सकता है। तो जब आप गौर से इसको देखोगे तो ये -π/2 to π/2 के बीच में ही पॉसिबल है, ठीक है, -π/2 to π/2 के बीच में ही पॉसिबल है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। लेकिन इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है, एक्सेप्टेड टू 0। तो इसका डोमेन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या हो जाएगा, -π/2 to π/2 -0। एंड रेंज क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। अब यहाँ पे देखिए आप गौर से देख रहे हैं ना, ये -1 और +1 से ऊपर ही ग्राफ जा रहा है। ये वाला ग्राफ कभी भी आप कोसेक एक्स का जो ग्राफ देखोगे आप, ये उसके ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्टेड टू -1 +1। अभी आपने देख लिया था पीछे भी कि जो इनवर्स फंक्शन होता है उसका रेंज जो होता है ना, ओरिजिनल फंक्शन का रेंज उसका डोमेन बन जाता है, एंड डोमेन इसका रेंज हो जाता है। तो इस तरीके से, तो चलिए देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ये ग्राफ अच्छे से क्लियर हो गया ना, तो फिर आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो भी इसके ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कुछ भी है वो सारा का सारा ग्राफ है। ये चीज़ें आपने 11th में भी पढ़ रखा है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बार रिकैप कर लें, ताकि जो इनवर्स फंक्शन आप पढ़ो ना तो उसके बारे में बहुत अच्छे से और नॉलेज आ जाए, ठीक है। चलिए अब हमने अभी कोसेक एक्स का देख लिया, अब चलते थोड़ा सेक एक्स पे। तो सेक एक्स का जो नेचुरल डोमेन होता है वो क्या होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्टेड टू 2n + 1 π/2, इसको छोड़ के, ठीक है। एक्स यहाँ पे ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको छोड़ के। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं सेक एक्स इक्वल टू होता है 1/cos x, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। एंड cos x अगर 0 हुआ तो ये फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसको छोड़ के x इक्वल टू 2n + 1 π/2 को छोड़ के बाकी वैल्यू इसमें ले लेगा, ठीक है। अच्छा, इसका रेंज क्या होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्टेड टू -1 + 1। इसका रेस्ट्रिक्ट, जब आप इसका रेस्ट्रिक्ट करेंगे, अब देखिए ये क्या होगा, 0 to π इसमें वैल्यू लेगा, ठीक है, 0 to π एक्सेप्टेड टू π/2। इसमें से क्या करना है, इसका जो रेस्ट्रिक्ट करेंगे वो देखिए यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट होगा, 0 to π, लेकिन इसमें π/2 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, π/2 इसमें इंक्लूड हमें करना नहीं है, ठीक है। एक मिनट स्टूडेंट, हाँ, तो अभी हमने सेक एक्स का देख लिया। इसका जो डोमेन होगा वो 0 to π -π/2 हो जाएगा, और रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर -1 to 1। एंड इसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा, इसका डोमेन क्या होगा, इसका जो डोमेन था वो रेंज हो जाएगा, एंड रेंज जो होगा वो डोमेन हो जाएगा। तो रेंज था ऑल रियल नंबर -1 to 1, एंड इसका जो रेंज हो जाएगा 0 to π -π/2। चलिए अब देखते हैं हम थोड़ा tan x का। तो फिर tan x में भी वही बात होगी। tan x में क्या होगी कि x इक्वल टू, हम जानते हैं tan x इक्वल टू क्या होगा, tan x इक्वल टू sin x by cos x, sin x by cos x। तो अगर हम इसमें cos x अगर 0 हो जाएगा तो फिर तो ये फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि tan x में हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्टेड टू, जो यहाँ पे cos x 0 ना हो, ठीक है। तो ऐसा वाला कहाँ पे होता है, 2n + 1 π/2 पे। इसका डोमेन क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन जो हम की जो बात कर रहे हैं, वो वाला कहाँ से वो पार्टिकुलर टुकड़ा मिलेगा जहाँ पे x के डिफरेंट वैल्यू के लिए y का डिफरेंट वैल्यू आए। तो वो टुकड़ा हमारे पास ये है, ठीक है, -π/2 to π/2। लेकिन ये दोनों के दोनों इंक्लूडेड नहीं होंगे, देख रहे हो ना आप, ये वाला जो है ना ये ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है। तो ये अच्छे से समझ लेना कि ये वाला जो ग्राफ है इसका
ये इस तरीके से जा रहा है। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हमारा जो होगा ये -π/2 टू π/2 होगा एंड इसका जो रेंज होगा ऑल रियल नंबर। इनवर्स जब हम इसका निकालेंगे तो इसका फिर वो क्या होगा, रेंज जो होगा वो डोमेन हो जाएगा, तो इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एंड इसका जो रेंज होगा वो -π/2 टू π/2 ओपन ब्रैकेट। ठीक है, चलिए अब लास्ट एक रह रहा है tan x। tan x तो हो ही गया, cot x के बारे में देख लेते हैं। cot x का जो होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r। अच्छा, इसमें cot x इक्वल टू हम क्या जानते हैं, sin x बाय cos x बाय sin x होता है ना, cos x बाय sin x। तो अगर sin x 0 हो गया तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि x डज नॉट इक्वल टू n पाई पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी ऑल रियल नंबर इसका डोमेन होगा एंड रेंज क्या होगा, रियल नंबर। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट करेंगे 0 टू पाई। अब देखिए ये जो हमें इसमें से जो टुकड़ा खोजना है वो 0 टू पाई के बीच में ये वाला हमारे पास ये आएगा, जहाँ पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1 to 1 बना दे। ठीक है, इसका cot x। अब इसका जब हम रेस्ट्रिक्टेड डोमेन करेंगे तो 0 टू पाई होगा, रेंज हो जाएगा रियल नंबर एंड इसका ये इन्वर्स निकालेंगे, इन्वर्स फंक्शन का जो होगा वो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर एंड रेंज 0 टू पाई। ओके दोस्तों, तो हमने अभी सारा फंक्शन का जो है वो ग्राफ देख लिया था। ठीक है, अब एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखिए इनवर्स फंक्शन का ये हमने पूरे टेबल में आपको बना के दे दिया कि आप देखिए इसमें अच्छे से समझ लीजिए। साइन एक्स इसका इनवर्स साइन इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, कॉस एक्स कॉस इनवर्स एक्स, सेक कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स, तो इसका इनवर्स होगा। रेंज जो इसका होगा वो -π/2 टू π/2 एंड जो डोमेन होगा -1 to 1। तो एक बार हम ग्राफ खींच लेते, प्लॉट कर लेते हैं। ये तो अभी हमने जो किया था ये तो खाली जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ हमने प्लॉट किया था। अभी हम क्या करेंगे, इनवर्स का ग्राफ प्लॉट करके दिखाते हैं आपको। देखिए इनवर्स के ग्राफ में कोई ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे y इक्वल टू यहाँ पे साइन एक्स है, ठीक है, y इक्वल टू यहाँ पे साइन एक्स है ना, और इसका जो है ना y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है। तो हम एक चीज़ देख अभी हमने पीछे ही देखा था कि जो डोमेन होता है वो ओरिजिनल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो इनवर्स फंक्शन का रेंज बन जाता है एंड जो रेंज होता है वो डोमेन बन जाता है। तो जब इसका ग्राफ होगा ना, ये देखिए साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से होगा, लेकिन जब इसका इन्वर्स का ग्राफ करोगे ये थोड़ा इस तरीके से पलट जाएगा। ठीक है, घूम जाएगा इसका। सिमिलरली देखिए कॉस एक्स का ग्राफ होता है कुछ यूँ। जब इसका हम इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, इन्वर्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो वो ग्राफ इसका जो डोमेन रेंज बन जाएगा ना, रेंज डोमेन बन जाएगा और इस तरीके से कुछ इसका इन्वर्स का ये ग्राफ हो जाएगा, कॉस इन्वर्स एक्स का, कॉस इन्वर्स एक्स का ये ग्राफ हो जाएगा। सिमिलरली आप देखिए कॉसेक एक्स का हमने ग्राफ खींचा तो ये कॉसेक एक्स का भी जो ग्राफ था ही कुछ यूँ, और जब इसका कॉसेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ खींचा तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा कॉसेक इन्वर्स एक्स का। देखिए ये वाला जो ग्राफ था वो कहाँ से था, 0 था। इसका जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होता है कॉसेक इन्वर्स कॉसेक एक्स का, वो क्या होगा, इन्वर्स फंक्शन का जो हम खाली अब जो भी डोमेन और रेंज देखेंगे ना वो इन्वर्स फंक्शन का देखेंगे। जैसे कॉसेक इन्वर्स एक्स है तो ऑल रियल नंबर -1 to +1 एंड इसका जो रेंज होगा वो -π/2 टू π/2 एक्सेप्टेड टू 0 को एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए फिर हमने खींचा था किसका, सेक एक्स का। ठीक है, सेक एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से था। जो इसका डोमेन आया था वो आया था ऑल रियल नंबर एंड उसमें एक्सक्लूडेड था -1 एंड +1 ओपन ब्रैकेट था। ठीक है, ये दोनों इंक्लूडेड नहीं थे। ठीक है, एंड इसका जो रेंज होगा वो 0 टू पाई होगा एंड इसमें से π/2 माइनस हो गया था। ठीक है, देखिए एक बात आपको अभी मैंने पहले भी बताया, अभी फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूँ। ये जो ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ ये फंक्शन का है। ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन का, और ये इनवर्स फंक्शन का ग्राफ है। तो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ जो होता है आप इसमें आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्योंकि डोमेन रेंज बन जाता है, रेंज डोमेन बन जाता है ओरिजिनल फंक्शन का इनवर्स में। ठीक है, तो इसलिए जो ग्राफ भी होता है ना वो भी पलट जाता है इस तरीके का। ये जो ग्राफ है इसको देखिए और ये जो ग्राफ है इसको देखिए, दोनों का ग्राफ में कितना का फर्क है, मतलब पलट गया एक तरीके से पूरा का पूरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं tan x का ग्राफ, tan x। ठीक है, tan x का ग्राफ तो हमने अभी पीछे देख ही लिया था। जब इसका इन्वर्स निकालोगे ना अब तो फिर वही वजह, ये इसका जो डोमेन रेंज होगा और रेंज डोमेन हो जाएगा। मतलब x एक्सिस पर जो था वो y एक्सिस पे चला जाएगा, y एक्सिस वाला x एक्सिस पे चला जाएगा। एक तरीके से ग्राफ ही पूरा का पूरा पलट जाएगा। ठीक है, एंड इसका जो डोमेन था ऑल रियल नंबर
एंड रेंज क्या था, -π/2 इसका जो रेंज था, एंड ये ओपन ब्रैकेट था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एंड चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉट एक्स। कॉट एक्स का क्या था, कॉट इनवर्स एक्स, इसका इनवर्स था एंड और रियल नंबर, और जो इसका जो रेंज है होगा वो 0 to π होगा। रेंज क्या होगा, 0 to π। तो चलिए हमने सारे के सारे फंक्शन का, हमने इनवर्स फंक्शन का भी ग्राफ देख लिया, ठीक है, सारे के सारे 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा, आपने जो एक चीज ऑब्जर्व की होगी, जैसे ये फंक्शन था और ये उसके इनवर्स था, जितने भी फंक्शन है उसका जो ग्राफ है वो उसके इनवर्स का के ग्राफ का क्या है, मिरर इमेज है। अगर हम y = x को इसमें एक ग्राफ, एक लाइन प्लॉट कर दें, तो हम देखेंगे, पाएंगे कि जो ये वाला इमेज था, ये इसका जो ग्राफ था ओरिजिनल फंक्शन का, और इनवर्स का जो फंक्शन का जो ग्राफ खींचा था वो उसका बिल्कुल रिफ्लेक्शन है, मिरर इमेज है, ठीक है। तो है ना कमाल की बात। तो चलिए स्टूडेंट आगे हम देखते हैं। फिर अगर आप सबका खींचोगे, जैसे ये तो हमने sin x का बताया आपको, अगर आप cos x का भी करोगे, sec x का भी करोगे, cot x, tan x, किसी का भी प्लॉट करोगे, और इस तरीके से y = x का एक हम लाइन खींचोगे, आपको पता चलेगा कि ये इसका बिल्कुल जस्ट मिरर इमेज है, ठीक है, ओके। साइन इनवर्स x, sin (1) एंड x, इस तरीके से लिखेंगे, ना कि ये लिखेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये सही है, ठीक है। इनवर्स लिखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है और सही तरीका, ठीक है, ये गलत है, ये तो हम ये इस तरीके से लिखने, तो ये तो रेसिप्रोकल होता है, ये तो इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। ये इसका इस तरीके से हम इसका इनवर्स नहीं लिखते, ये इनवर्स है, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, ठीक है। उससे पहले थोड़ा फॉर्मूला देख लेते हैं। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था, इसको एक बार रिकैप कर देते हैं। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ओनली। टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा एंड कॉस माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। चलिए अब हम थोड़ा इसका ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू भी देख लेते हैं। देखिए 0 sin 0, तो ये वैल्यू भी आप एक बार रिकैप कर लेना, इसको हमने आपके रेफरेंस के लिए दे दिया है, इसका आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेना और इसको अच्छे से समझ लेना, इसको या लर्न कर लेना, लर्न तो हो गई, रिवाइज कर लेना एक तरीके से, ठीक है, एक बार अच्छे से। चलिए हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। अब देखिए यहाँ से अगर आपको वैल्यू नहीं लर्न है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कहाँ पे दिक्कत होगी कि क्योंकि 1/2 आपको देखना पड़ेगा कि साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, π/6 का, साइन π/6 का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए इसका हम लेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y, इसको हमने इस तरीके से लेट कर लिया। साइन इनवर्स -1/2 को हमने क्या लेट कर लिया, y लेट कर लिया। तो साइन y क्या हो जाएगा, साइन y इक्वल टू -1/2 हो जाएगा, ठीक है। साइन y इक्वल टू -1/2 और साइन y इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं, माइनस यहाँ रखेंगे, अभी हमने देखा था ना साइन किसका वैल्यू होता है 1/2, π/6 का, साइन π/6, और माइनस साइन π/6 को क्या लिख सकते हैं, और माइनस साइन π/6 को हम ये भी तो लिख सकते हैं, साइन माइनस π/6। अब देखिए y इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, y इज इक्वल टू -π/6, ये मिल गया। तो इसका जो वैल्यू होगा वो वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, -π/2, क्योंकि हम जानते हैं कि वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, -π/2 to π/2, -π/2 to π/2 इसका प्रिंसिपल वैल्यू लाई करता है। और यहाँ पे जो ये -π/6 ये बिलोंग कर रहा है, -π/6 बिलोंग्स टू -π/2 to π/2।
तो इसलिए इसका जो वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल वैल्यू -π/6। सो प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा, π/6 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आया स्टूडेंट? आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो एक बार कमेंट में बताना जरूर कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स x, cos इनवर्स x वाला है, ठीक है। तो इसमें आपको फिर एक बार थोड़ा वैल्यू दिखा देते हैं। cos में किसका √3/2 होता है, ये सब याद होनी चाहिए स्टूडेंट। आपको अगर अच्छे से याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। √3/2 cos में किसका वैल्यू होता है, π/6 का ही वैल्यू होता है। तो देखिए अभी हम इसको कैसे करेंगे, पहले फिर से लेट कर लेंगे, लेट cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू y। √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos y, ठीक है। किसका वैल्यू होता है √3/2 बताना स्टूडेंट, √3/2 किसका होता है, अभी बताया ना आपको, cos π/6 का। तो cos π/6 इक्वल टू cos y। तो यहाँ से अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि इसको आप इससे इसको काट दोगे, cos से cos को कैंसिल हो जाए, ऐसा नहीं होता। y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे π/6, ठीक है। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू बताना। अब यहाँ पे लिखेंगे हम वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x, cos इनवर्स इज 0 to π, 0 to π ये होता है, एंड cos π/6 इज इक्वल टू √3/2, हम जानते हैं ऐसा। देयरफॉर इसलिए क्या होगा, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इज π/6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम इसमें खाली प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना थोड़ा बिल्ड हो जाएगा, अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हमने कंसेप्ट तो देख ही लिया। देखिए जो भी चीज़ें थी ना इसके अंदर, जो भी चीज़ें हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, जो भी अगर आप कहेंगे डिफिकल्ट कठिन जो चीज़ें हैं वो ग्राफ ही है। अगर ग्राफ अच्छे से आपके दिमाग में आ गया, अच्छे से की रिकैप हो गया, तो फिर आप आराम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, इसमें से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसके तो खास करके इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से हम लेट करेंगे, लेट कोसेक इनवर्स इक्वल टू y। तो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स, वो इनवर्स तो खत्म हो गया ना, एक मिनट, कोसेक y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 किसका होता है, कोसेक y इक्वल टू 2 किसका होता है। अभी एक बार आपको फिर से एक बार टेबल दिखाते हैं, टेबल पे ले चलते हैं, ठीक है। कोसेक में देखिए आप 2 किसका होता है, π/6 का होता है, ठीक है, π/6 का। तो चलिए पुट करते हैं cos π/6, इसको क्या लिखेंगे हम, कोसेक π/6। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम, वी नो that the principal value branch of the range of the principal value branch for cosec inverse is -π/2 to π/2 accepted to 0. Therefore the principal value of, इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, कमेंट में ज़रूर बताना आप, ठीक है। कमेंट करते रहना स्टूडेंट, तब हमें अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। कोसेक इनवर्स 2 इज π/6। स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है ना अच्छे से,
देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, हम कुछ कर नहीं रहे, बस आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू है ना वो आपको एक बार टेबल अच्छे से लर्न कर लेना, वो वैल्यू याद है, फिर इसको लेट करना है, हमेशा लेट करना ही पड़ेगा आपको, जब भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालो आप उसको लेट कर लो, ठीक है। लेट कर लिया, फिर उसके बाद y इज इक्वल टू, फिर यहाँ से हमें वैल्यू मिल गया। अच्छा अगर ये इसके अंदर लाई नहीं करता तो फिर हम उसको जुगाड़ लगाते कुछ, वो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स √3 है, ठीक है। तो tan इनवर्स का भी हमें इसी तरीके से देखना है, tan इनवर्स का कैसे होता है। तो देखिए लेट करते, लिखेंगे हम लेट tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू वाई लेट कर लिया, तो tan y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताना स्टूडेंट, -√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये tan इनवर्स सही रह जाएगा तो tan y हो जाएगा, tan y इक्वल टू -√3। अच्छा tan y इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -tan π/3, ये π/3 का वैल्यू होता है। नहीं है आपको अच्छे से याद है तो फिर से एक बार दिखा भी देते हैं आपको, देखिए टेबल पे चलिए, tan में π/3 √3 किसका होता है, π/6, π/3 का होगा ना, ये π/3 का tan के अंदर √3, ठीक है। तो चलिए अब हम लिखेंगे यहाँ पे, we know that the range of the principal value of the किसका, tan inverse x is -π/2 to π/2 and tan inverse, इसको देखिए एक चीज, इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan -π/3, ठीक है। तो इसका जो tan इनवर्स किसका था, हमें √3 -√3 is -π/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर अभी इसमें क्या करना है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। तो फिर से लेट कर लेते हैं, लेट cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y, ठीक है। जब हम इसको यहाँ पे 1/2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा, cos उधर जाएगा तो cos y हो जाएगा। किसका वैल्यू -1/2 होता है बताना जो स्टूडेंट, माइनस में 1/2 किसका वैल्यू होता है, π/3 का। तो इसमें जब हम करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस तो बारी रखो, -cos π/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा ना। अब देखिए cos से cos कैंसिल तो होता नहीं है, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब जब माइनस में cos इस तरीके से होता है तो हम क्या जानते हैं, -cos थीटा इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा, ये हमने पढ़ा है ना, ये पढ़ा है। तो इसी कंसेप्ट ये है, इसको जब हम कर देंगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cos पाई माइनस π/3 इक्वल टू cos y। इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा cos 2π/3, एलसीएम आएगा ना, 3 एलसीएम आया, 2π माइनस पाई, तो यहाँ पे 2π/3 हो जाएगा एंड इज इक्वल टू cos y। cos से cos कैंसिल तो होता नहीं है ना। यहाँ से अब क्या लिखेंगे, वी नो डैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू branch of cos इनवर्स इज -0 to π, इसका जो वैल्यू होता है वो 0 to π होता है रेंज इसका, एंड cos 2π/3 इज इक्वल टू -1/2,
cos 2π/3 is -1/2. Therefore the range of therefore the range of the principal value of principal value therefore the principal value of cos inverse -1/2 is क्या हो जाएगा 2π/3। ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। फिर से हमें इसमें प्रिंसिपल वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, तो प्रिंसिपल वैल्यू इसका भी निकाल लेते हैं। क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू, कैसे फाइंड आउट करते हैं? अभी आपको बताया ना प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका। लेट करिए, कहाँ है, लेट tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू y। ठीक है, तो tan y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। tan y इक्वल टू 1 हो जाएगा। एंड tan में अब 1 किसका होता है π/4 का, π/4 का होता है ना -1, तो tan में π/4 का होता है, तो tan के क्या लिखेंगे इसको, tan y इक्वल टू tan -tan π/4 लिखेंगे। अब हम इसको लिखेंगे तो tan y इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan -π/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे इसमें कि वी नो डैट the principal value branch of the principal value branch of the range of we know that the range of the principal value branch of tan inverse is -π/2 to π/2, और हम देख रहे हैं कि ये इसके बीच में ही है। तो इसका देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू -π/4 ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बार प्रिंसिपल वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है हमें, तो प्रिंसिपल वैल्यू इसका जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, लेट करेंगे फिर से वही, लेट sec इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू y। इसको लेट कर लिया तो sec y कितना हो जाएगा, sec y इक्वल टू 2/√3। ये π/6 का वैल्यू होता है स्टूडेंट, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, sec y इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा, किसका होता है sec π/6। ठीक है, यहाँ से ये मिल गया। अब हम क्या लिखेंगे, वी नो डैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ sec इनवर्स x इज 0 to π होता है, लेकिन उसमें से एक्सक्लूड क्या हो जाएगा π/2, ये एक्सक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ कि प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2/√3 इज कितना निकल जाएगा हमारे पास π/6, इसका प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा।
चलिए कि स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम खाली प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन में, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन हो रहा है जिसमें हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट करते, लेट cot इनवर्स रूट ओवर 3 इज इक्वल टू वाई। तो cot y कितना हो जाएगा, cot y इक्वल टू रूट ओवर 3, किसका होता है रूट ओवर 3, पाई बाई 6 का। तो हम लिखेंगे cot y इक्वल टू cot पाई बाई 6, cot से cot y इज इक्वल टू पाई बाई 6। और यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर से कि हम जानते हैं वी नो डैट इसका जो वो वैल्यू होता है वो कहाँ से कहाँ तक लाइक करता है, cot इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो कितना होता है 0 to पाई, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो 0 to पाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स रूट ओवर 3 इज कितना हो जाएगा पाई बाई 6, इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर cos इनवर्स माइनस 1 बाई रूट ओवर 2 है। एक बार हाईलाइटर चेंज कर लो। लेट, इसमें फिर लेट करेंगे cos इनवर्स माइनस 1 बाई रूट ओवर 2 इज इक्वल टू वाई। लेट कर लिया तो cos y इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर cos y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 बाय 2। cos y इक्वल टू, अब इस ये किसका वैल्यू होता है 1 बाई 2 किसका होता है पाई बाई 6 का होता है ना, पाई बाई 6 का होता है। तो या नहीं सॉरी ये इसमें 1 बाई 2 नहीं है, 1 बाई रूट ओवर 2 है। तो ये किसका वैल्यू होता है पाई बाई 4 का, ठीक है। ये किसका होता है पाई बाई 4 का, तो माइनस कॉस पाई बाई 4। लेकिन कॉस में हम जानते हैं कि कॉस में अगर पहले माइनस होता है तो इसको क्या लिखना पड़ता है कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, इस तरीके से लिखना होगा। तो कॉस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस 3 पाई बाई 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा। एंड फिर इसका जब हम अब फिर क्या क्या लिखेंगे कि वी नो डैट, जिसे सारे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, बस सिमिलर क्वेश्चन है, कोई इसमें कोई चेंज नहीं है। वी नो डैट हम जानते हैं कि द प्रिंसिपल वैल्यू द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos inverse x is 0 to pi and therefore the principal value of cos inverse minus 1 by root over 2 is equal to कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 4। ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, मतलब 3 पाई बाय 4 इसका प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इसमें 3 क्वेश्चन 3 है, इसमें 3 पार्ट होंगे, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। तीनों के अलग अलग क्या करना है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जब प्रिंसिपल वैल्यू तीनों का निकल जाएगा फिर क्या कर देंगे हम तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए फाइंड आउट करते हैं, चलिए फाइंड आउट करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। पहला पार्ट लेट करते हैं, लेट tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू वाई। पहले वाई लेट कर लेते हैं। तो y जब हमने इसको लेट किया तो क्या होगा tan y इक्वल टू 1, tan y इक्वल टू किसका होता है वैल्यू, इसमें tan पाई बाई 4 का होता है। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू इसका कितना हो जाएगा
π/4 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फिर उसके बाद सेकंड, इसके जो सेकंड पार्ट है उसको निकालते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स -1/2, इसको हम ले लेते हैं y1, ठीक है। तो कॉस y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1/2। -1/2 हुआ तो फिर इसको क्या लिखेंगे हम? कॉस y1 इक्वल टू माइनस कॉस किसका होता है? ये π/3 का होता है, ठीक है। और कॉस माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में कॉस होता है तो हम कैसे लिखते हैं उसको? अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन में देखा है ना, क्या देखा है कि हम इसको लिखने के लिए कॉस लिखेंगे, कॉस पाई माइनस π/3 ऐसा लिख देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, कॉस y1 इक्वल टू कॉस, ये कितना होगा? 2π/3, तो इसका क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स y1 कितना मिल जाएगा भाई? 2π/3। स्टूडेंट कमेंट करते रहो ताकि हमें समझ में आए कि अच्छे से कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। कमेंट में ज़रूर बताना आप। थर्ड पार्ट इसका निकालते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? एक मिनट, स्लाइड थोड़ा वो हाईलाइटर चेंज कर लो। साइन इनवर्स -1/2, तो इसको हमने लेट करना है y2, ठीक है। लेट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल, तो क्या हो जाएगा? ये साइन y2 इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2, तो साइन y2 इज इक्वल टू होगा, क्या हो जाएगा? माइनस साइन π/6। इसको और अगर थोड़ा आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा? साइन π/6। तो इसीलिए इसका जो वो निकालेंगे इनवर्स, साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? π/6। देखिए इसका ये निकला, फिर इसका π/4 निकला, इसका कितना निकला? 2π/3। अब क्या कर देंगे? हम सबको ऐड कर देंगे। तो जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू है उसको लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम π/4, फिर लिखेंगे प्लस 2π/3, फिर लिखेंगे प्लस π/6। लेंगे इसका एलसीएम, आ जाएगा कितना? 6 नहीं 12, 3 जा पे जाएगा, 4 जा 3π हो यहाँ हो जाएगा, प्लस 3 पे 4 जा पे जाएगा तो 4 2 जा 8π यहाँ हो जाएगा, प्लस इसको 6 2 जा पे जाएगा तो ये 2π हो जाएगा। टोटल ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 8 2 10 3 13π/12। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया आंसर। लेकिन यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे ये -π/6 था, ये जो है ना ये -π/6 है, तो ये माइनस होगा, ठीक। यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लेते हैं, दिक्कत हो गई। ये माइनस होगा यहाँ, ये जब माइनस होगा तो कितना बच जाएगा? ये 3π + 8π - 2π, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3π/4। 3π/4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3π/4। चलिए, तो अब अगर हम इसमें थोड़ा हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, कंसेप्ट आपका बिल्डअप हो गया होगा आई थिंक सो। अब आगे हम देखते हैं फॉर्मूला टाइप 1, जो हमने सबसे पहले ग्राफ देखा, ग्राफ के बाद हमने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट किया, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन भी किए। अब हम देखते हैं फॉर्मूला, ठीक है। देखिए इसमें 5 टाइप, इसके जो फॉर्मूलाज है ना वो 5 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। इसमें 5 पार्ट नहीं, 5 टाइप के फार्मूला आपको देखने पड़ेंगे। ये फार्मूला टाइप 1 है, ये फार्मूला टाइप 1 है। तो टाइप 1 के फॉर्मूले में देखते हैं। सबसे पहला क्या है फॉर्मूला? इसमें सबसे पहला है, एक मिनट हाईलाइटर चेंज कर लो तो। देखिए सबसे पहला क्या है? साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। जानते हैं, ये आपने पढ़ा, ये साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, टैन का उल्टा कॉट हो जाता है। रेसिप्रोकल जिस टाइप से आपने याद किया है बस उतना ही है, तो ये बहुत ईजी है। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस सेक इनवर्स x, फिर कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, एंड टैन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। इसमें ये जो कंडीशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कंडीशन के लिए ही ये ट्रू है, इससे आगे कुछ भी ट्रू नहीं होगा। x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 या फिर x लेस दैन इक्वल टू -1, इस रेंज के बीच में ही ये ट्रू होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए फॉर्मूला टाइप सेकंड में देखते हैं। फॉर्मूला टाइप सेकंड,
साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स एक्स। इसी तरीके से cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, sec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स एंड cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। अब देखो आप कहोगे कि ये याद कैसे होगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट टाइप का हो गया, किस में पता करेंगे कि इसमें किसी में खाली माइनस माइनस है, किसी में पाई माइनस वाला है, तो याद कैसे रखेंगे। देखिए आपने जो वो हमने एक बार थोड़ा आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ, ये जो टेबल था, टेबल पे थोड़ा फोकस कीजिए, बहुत आसान है ये फॉर्मूला, आप आसानी से लर्न कर लोगे। जब हमने इसमें ग्राफ बताया था आपको, उसमें आपको मैंने बताया था कि इसमें देखिए मोर और लेस ये जो साइन वाला है, ठीक है, साइन फिर कॉसेक और फिर टैन, ये मोर और लेस पाई बाई 2 वाला है। तो इनमें क्या होता है कि टैन साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर ऐसे ही कॉसेक माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये पाई बाई 2 वाला एक बार दिमाग में आपको ये टेबल लर्न रखना है, आप ये वाला इस फॉर्मूला इजीली कर लोगे। और फिर उसके बाद इन तीनों को के अलावा बाकी जो 0 टू पाई वाला है ना, 0 टू पाई वाला मोर और लेस, मतलब ऐसा नहीं है मैं ये नहीं कह रहा, ये मेमोरी टिप्स है, इसलिए आपको लर्न करने के लिए बस ये बता रहा हूँ, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ रूल नहीं होता। लेकिन आप ये देखोगे कि जो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 वाला जो रेंज वाला है ना, उनका जो है ना वो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, इस तरीके से है। फिर कॉसेक माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए कहाँ थे हम, हमारा स्लाइड कहाँ था, हाँ, तो ये फॉर्मूला टाइप सेकंड हो गया। टाइप थर्ड में क्या है, अब देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। सिमिलरली tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, cosec इनवर्स एक्स प्लस sec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये लर्न रखना है आपको। साइन कॉस का पेयर बन रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। फिर ऐसी इसी तरीके से tan और cot का पेयर बन रहा है, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। फिर cosec और sec का बन रहा है तो cosec इनवर्स एक्स प्लस sec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये फॉर्मूला टाइप 3 हो गया। टाइप 4 पे चलते हैं, फॉर्मूला टाइप 4, ठीक है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखिए स्टूडेंट वैसे ये कुछ वैसा नहीं है, इसको हमें सॉल्व करना है, इसको जो है ना हम प्रूफ करके दिखाते हैं, लेकिन अब ये थोड़ा अननेसेसरीली बहुत बड़ा सा ये बन जाएगा तो वीडियो, इस वजह से हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे। अगर आपको ये देखना है तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख लीजिए, मैंने इसको सारे को जो भी उसमें है उसको हमने बहुत अच्छे से इसको प्रूफ करके दिखाया आपको, ठीक है। फिर इसी तरीके से tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। देखिए माइनस वाले में ऊपर माइनस नीचे प्लस, और प्लस वाले में ऊपर प्लस नीचे माइनस, बस यही एक टिप्स है इसमें, इस वाले फॉर्मूला के अंदर। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फिर tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई एंड 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2x बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूला है tan वाला, ठीक है, tan के टर्म में ही, tan के टर्म में ही। अब देखिए लास्ट एंड फिफ्थ एंड लास्ट जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला टाइप 5, उसको देख लेते हैं थोड़ा। अभी हमने पीछे भी 2 tan इनवर्स का देखा था, लेकिन वो था क्या, 2 tan इनवर्स इक्वल टू tan के टर्म में ही tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये था। लेकिन अभी इसमें क्या होगा, 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये साइन के टर्म में है। जब हम इसको कोई भी क्वेश्चन होगा tan इनवर्स के टर्म में क्वेश्चन दिया होगा, हमें साइन इनवर्स के निकालना होगा साइन इनवर्स के टर्म में, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर उसी में अगर हमें कॉस इनवर्स के फॉर्म में निकालना पड़ेगा तो ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये टाइप फॉर्मूला टाइप 5 था। तो स्टूडेंट यहीं पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। ये फॉर्मूला आप अच्छे से लर्न करके रखना, कल हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।